नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का महापाप किसने किया है। रिपोर्ट में यह बात उजागर हुई है कि उसमें जानवरों के फैट्स, मछली के तेल, ये प्रसाद में मिलावट किए जा रहे थे, ये लैब रिपोर्ट कह रही है। तो इस पर विवाद बढ़ गया है और आरोप लग रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर, जो इससे पहले आंध्र प्रदेश में सरकार थी। तो आपको उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट और उससे जुड़ी हुई तमाम बातें दिखाएंगे। और इसके बाद खास चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला कि नक्सली सोच से ग्रसित हो गई है कांग्रेस। कल जम्मू में, श्रीनगर में और कटरा में प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री ने कई बड़े आरोप लगाए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला करते हुए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई। तो हम अपनी खास चर्चा में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि मोदी सरकार जो तीसरा कार्यकाल है, इसमें किसानों के कल्याण के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब हर मंगलवार को किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे। कृषि मंत्रालय ने वैसे तो और भी कई पहल की है, लेकिन यह सीधा संवाद की जो पहल है, ये खास तौर पर अगर आप उसके मुकाबले देखें कि कुछ राज्यों में कुछ किसान संगठन धरना प्रदर्शन, जो हाईवे रोकना है, उनको जाम करना है, वो सब करते रहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है कृषि मंत्रालय ने। तो इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। महाराष्ट्र की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल। योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण किया जारी। योजना के तहत कारीगरों को 18 ट्रेडों में मिल रही है मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। साहिबगंज और गिरिडीह में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा से प्रभावितों से की मुलाकात। पीड़ितों ने गृह मंत्री के साथ साझा की अपनी व्यथा। 3 महीने में प्रभावितों के लिए योजना लाने का दिया आश्वासन। गृह मंत्री ने कहा, देश नक्सलवाद के दंश को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 अक्टूबर को होगी अब अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। दोनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने झोंकी ताकत। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद पर बवाल। लड्डू में जानवरों के फैट्स और मछली के तेल मिले होने की लैब रिपोर्ट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने कहा, वाईएसआर की पार्टी ने किया है ये महापाप, इसकी होनी चाहिए जांच। तो पवन कल्याण ने कहा, सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बने। जगन रेड्डी ने हालांकि मिलावट से किया इनकार। और अब हर मंगलवार को देश के अन्नदाताओं से संवाद करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। एमएसपी पर कमेटी की रिपोर्ट को जल्द ही करेंगे सार्वजनिक। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब करेंगे एजेंडे की शुरुआत। और आज हमारा सबसे पहला एजेंडा यही है कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जिस तरह से अशुद्धि, जिस तरह से मिलावट और
ऐसी मिलावट जो कितनी आपत्तिजनक है उस पर बवाल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को अपवित्र करने का यह बड़ा मामला सामने आ गया है। प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिले होने की लैब रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट सामने आने पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने यह महापाप किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं आंध्र प्रदेश सरकार में जो मंत्री पवन कल्याण हैं, उन्होंने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन करने की मांग की ताकि मंदिरों के प्रबंधन को सरकार के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन रेड्डी ने प्रसाद के लड्डू में मिलावट से इनकार किया है, लेकिन इन सब के बीच ये विवाद गहराता जा रहा है क्योंकि ये करोड़ों श्रद्धालुओं, जो देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनसे जुड़ा मामला है ये। तो ये करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ, उनकी भावना के साथ जिस तरह से ये खिलवाड़ किया गया है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जो पहले से एक मांग चली आ रही है कि क्या जो मंदिरों का प्रबंधन है वो मंदिरों का प्रबंधन अब सरकार ना करके बल्कि इसके लिए सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक बोर्ड का गठन हो जाए, तो वो बोर्ड जो है वो इसका प्रबंधन करे। तो तिरुपति प्रसादम पर विवाद पर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह सनातन धर्म पर हमला है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को दंडित करना चाहिए। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले। तो वहीं तिरुपति प्रसादम में पशु वसा के कथित उपयोग को अक्षम्य पाप बताते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बंडी संजय ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से तत्काल जांच कराने और मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है। ये अक्षम अपराध है। कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है, इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए, ये मेरा विनती है। और वहीं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि के बाद सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी प्रसाद में पशु मेद यानी मछली का तेल, सुअर की चर्बी और बीफ वसा मिलाए जाने की बात के संज्ञान में आने से हम सभी अत्यंत विक्षुब्ध हैं। तत्काल वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। इस संदर्भ में हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह समूचा प्रकरण मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चिंतनीय प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, आम नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्रों के अन्य सभी दिग्गजों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना चाहिए।
और इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से यह विवाद सामने आया है और इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बंडी संजय हों, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हों या फिर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो पवन कल्याण हैं, उन्होंने तो और बड़ी बात कही है कि एक सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो जो ना सिर्फ तिरुपति बालाजी बल्कि पूरे देश के मंदिरों का प्रबंधन करे और सरकार इसका प्रबंधन ना करे क्योंकि इस तरह की गड़बड़ियां आती हैं। ये मामला आपको लगता है कि रिपोर्ट आने के बाद अब काफी बड़ा होने जा रहा है? शैलेंद्र, देखिए, 2-3 बिंदु इससे उठे हैं। जब तिरुपति बालाजी मंदिर पे लड्डू में इस तरह से मिलावट जो अपवित्र करने की बात लैब रिपोर्ट में सामने आई, तो उसके बाद अब बीजेपी ये कह रही है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ऐसे मंदिरों के प्रबंधन में जो बोर्ड होता है, उसके जो सदस्य होते हैं, उसमें कोई गैर हिंदू ना हो, उसमें या फिर कोई सनातन को ना मानने वाला फिर आस्थावान व्यक्ति ना हो, उसके बावजूद उसमें बोर्ड में रख दिया जाए, तो उससे इस तरह की एक आशंका पैदा होती है। तो ये एक बड़ा सवाल भी बन गया है कि मंदिरों को प्रबंधन करने वाले लोग कौन हो, उसमें कौन कौन शामिल होने चाहिए। और ये मुद्दा हम जानते हैं कि पहले ही जो सनातन से जुड़े लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो उठाते रहे हैं कि मंदिरों का प्रबंधन आखिर क्यों ना सनातन धर्म मानने वाले लोगों को ही दिया जाए। और जानते हैं कि वाईएसआर की जब सरकार आंध्र प्रदेश में थी और तब कुछ विवाद सामने आए थे और ये आरोप लगा था कि सनातन धर्म के खिलाफ वाईएसआर सरकार काम कर रही है, तब भी ये मुद्दा बहुत गरमाया था और हमने देखा कि उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं होती। अब बीजेपी 2 बातों को कह रही है। पहली तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जो खबर आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है, एफएसआई एसएसआई हो सकता है आगे जांच करे। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, वो संभवतः उन्होंने एक संकेत दिए हैं कि इस पर आगे संज्ञान लिया गया है। और दूसरी तरफ एक बात यह आती है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके तमाम जो सहयोगी दल हैं, जब से मामला सामने आया है उस पर कोई बयानबाजी से बच रहे हैं या फिर सीधे तौर पर कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा है। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि जब जब सनातन से जुड़ा कोई मुद्दा आता है, जब तक हिंदू आस्था से जुड़ा कोई मुद्दा आता है, जब जब उससे जुड़ा कोई ऐसा मामला होता है जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को राजनीति से इतर हटकर बोलने की जरूरत होती है, तब कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी दल हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। तो इससे उनकी जो मानसिकता है सनातन धर्म को लेकर वो भी प्रदर्शित होती है। तो बीजेपी इन 2 बातों को कह रही है कि गहन जांच होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि क्या क्या मिलावट हुई थी। हालांकि एक लैब के जरिए पुष्ट हो गई है। आपने कांग्रेस की बात की, आपने कांग्रेस की बात की कि सनातन पर सवाल पूछने वाले, वो तो सवाल जब कभी आती है तो चुप्पी साध लेती है। चुप्पी ही नहीं साधती, अगर उनसे सवाल पूछने के लिए कहा भी जाता है ना, तो पत्रकार के साथ 7 समंदर पार भी बदसलूकी कर डालते हैं वो लोग। लेकिन बात कांग्रेस के साथ साथ और तमाम विपक्षी दलों पर और तमाम राजनीतिक दलों पर भी है कि वो भी इसमें बिल्कुल चुप रहना ही पसंद करते हैं। क्या ऐसे मामलों पर? ये ऐसा लगता तो यही है कि कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल भी है, या तो तुष्टीकरण की राजनीति या फिर उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। वो हिंदू धर्म से जुड़े कुछ संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं, जिस पर हिंदू आस्था पर चोट पहुंचने वाले जो विषय होते हैं, उस पर कोई बयान देना एक तरह से तो बचते हैं या फिर किनारा काट जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर आप दूसरे धर्म से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो आप बहुत मुखर होकर बोलते हैं, तो फिर आप सनातन या हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? इसमें राजनीति बीच में ना आए। किसी भी धर्म से जुड़ी अगर कोई इस तरह से आस्था पर चोट पहुंचाने वाली बात है तो उस पर मुखर होकर सभी को बोलना चाहिए। गंभीर मांग पर मैं जरूर चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि जैसे देखिए कि जो इस्लाम धर्म है उसकी संपत्तियों को प्रबंधन करने के लिए वक्फ बोर्ड है, आजकल बड़ी चर्चा में है वो वक्फ बोर्ड, उसके कानून में संशोधन की बात। पवन कल्याण जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से सनातन धर्म बोर्ड का गठन क्यों ना हो। इस पर भी सारे के सारे ये जितने दलों की बात हम लोग कर रहे हैं, ये भी इस पर भी चुप्पी है, इस पर भी उनका कोई समर्थन नहीं है। वक्फ बोर्ड के लिए उनके सामने हजारों सुझाव उनके पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म बोर्ड के गठन पर वो बिल्कुल चुप हैं। देखिए, बात सिर्फ यही नहीं है।
वक्फ बोर्ड में तमाम संशोधनों के जरिए पूर्व सरकार ने क्या कुछ उसमें जोड़ा कि कौन कौन सी जमीन वक्फ बोर्ड में आ सकती है। देखिए, गैर मुस्लिमों की जमीन भी प्रयोग के आधार पर वो एक तरह से आ सकती है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आप एक तरफ दूसरे धर्मों में इस तरह के कानून बनाते हैं जहां पर एक तरह से देखें कि कुछ लोगों के को ये लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और वहीं जब सनातन धर्म का मामला आता है तो उसके बोर्ड में आप ऐसे सदस्य जो सनातन को नहीं मानते हैं या फिर उनकी कोई आस्था नहीं है, उन्हें रखने का प्रयास होता है। तो ये मुद्दा है। और वक्फ बोर्ड तो हम जानते हैं कि उसमें जो मुस्लिम एक तरह से ईदगाह की ज़मीनें, फिर तमाम ज़मीनें, या फिर दान की गई मुस्लिमों द्वारा ज़मीनें, और उसमें तमाम बदलाव किए गए हैं। यहाँ तो हिंदू धर्म या हिंदू से जुड़े जो मंदिर हैं, जो आस्था के, उसके बोर्ड में आप देखें कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं या फिर सनातन के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, उनको रखने के प्रयास का विरोध की बात है। वो ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। जब वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी तब जिस तरह के प्रयास हुए तो बहुत बड़ा राजनीतिक हंगामा हुआ था। तो इस पर सबको सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि हिंदू जो साधु संत हैं वो तो इसको उठाते ही रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े थे और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर और बड़ा जबरदस्त हमला बोला, लेकिन कांग्रेस प्रतिक्रिया देने से बच रही है। तो हम अपनी खास चर्चा में इसी की पड़ताल करेंगे कि क्यों कांग्रेस बच रही है और प्रधानमंत्री ने कौन से बड़े मुद्दे उठाए हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज हमारी खास चर्चा क्या है। आज हमारी खास चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस चुप क्यों है। ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जो बातें कही हैं उससे निकल कर आती हैं कि महात्मा गांधी के सेवाग्राम के रूप में मशहूर महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस को देखते हैं वो महात्मा गांधी की कांग्रेस अब नहीं है। आज की कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गिरोह के अर्बन नक्सली चला रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि नक्सली सोच हावी हो गई है। पीएम मोदी आज विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर वर्धा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें हुनर और कामगारों को सम्मान नहीं देती थीं। कांग्रेस और उनके साथियों ने SC ST को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। आज इस योजना में सबसे ज्यादा फायदा OBC, SC, ST, समाज के कारीगरों और हुनरमंद को मिला है। साथ ही पीएम ने सवाल उठाया, मैं गणपति पूजन में गया तो कांग्रेस के तुष्टीकरण की भूख जाग गई। गणपति पूजा इस देश की आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में महाराष्ट्र में गणपति पूजा ने एक विशेष योगदान दिया था। यह समाज को जोड़ने वाली परंपरा बन गई। लेकिन कांग्रेस के राज्य कर्नाटक में गणपति की मूर्ति को हिरासत में ले लिया गया। पूजा आयोजन में बाधा डाली गई। पीएम ने कहा, आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा अंतिम सांसें ले रही है। कांग्रेस के नेता विदेशों में भारत की संस्कृति और आस्था पर चोट करते हैं। भारत के विरोधी लोगों से मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। पीएम ने कल भी एक रैली में इसका जिक्र किया था और कहा था कि कांग्रेस चंद वोटों के लिए देश की आस्था और संस्कृति को दांव पर लगा सकती है।
जानकार मानते हैं कि कांग्रेस में बढ़ती नक्सली सोच समाज में विभेद कराकर अपना हित साधना चाहती है। कभी भाषा के नाम पर देश को बांटती है, कभी मजहब के नाम पर, तो कभी जातियों के नाम पर। अगर सत्ता ही सियासत का मकसद है तो महात्मा गांधी की यह सियासत तो कभी थी नहीं। उन्होंने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने की भी सलाह दी थी, लेकिन उस समय पंडित नेहरू ने और तमाम कांग्रेस के लोगों ने इस सलाह को माना ही नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वर्धा में जनसभा को संबोधित किया और खास तौर पर कहा कि आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं वो नहीं है जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी कांग्रेस के ऊपर हमला किया था और आज भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए कई बड़ी बातें कही हैं और मौजूदा कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। तो करारा हमला किया है प्रधानमंत्री ने। साथ ही कहा कि कांग्रेस गणपति पूजन का भी विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जब वे गणेश पूजन में शामिल हुए तो कांग्रेस का तुष्टीकरण जाग उठा। कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। तो प्रधानमंत्री कल से लेकर आज तक लगातार कांग्रेस के ऊपर नक्सली सोच हावी होने की बात कर रहे हैं और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सल पीड़ित लोगों के आए प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए कहा कि सरकार हर हाल में मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद और नक्सली सोच का भी सफाया कर देगी। तो गृह मंत्री अमित शाह की ये बात हम आपको आगे चल करके सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज चर्चा का ये बड़ा सवाल यही है कि जो कांग्रेस के ऊपर प्रधानमंत्री ने लगातार कई बड़े सवाल खड़े किए हैं, कितने गंभीर सवाल हैं और कांग्रेस उस पर मौन क्यों है। ऐसे पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी। साथ में राहुल लाल जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के पक्ष में बातें मजबूती से रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी आपका भी। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, कल से लेकर आज तक, कल भी जब हम इसी टाइम इस वक्त जब बैठे हुए थे तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर करारा हमला किया था और आज भी महाराष्ट्र में किया, कल जम्मू कश्मीर में किया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मामला क्या है? लाल जी, आज का जो पीएम का
जो अभी का स्टेटमेंट अभी आप सुना रहे थे, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक ऐतिहासिक जगह पे पीएम ने ये बात कही। बिल्कुल, वर्धा में। और गांधी जी के अगर दो कोई प्रिय स्थान थे, वो सेवाग्राम और आप गांधी आश्रम जो अहमदाबाद का है, ये दो प्रिय स्थान थे जहां गांधी जी अपना समय व्यतीत करते थे। तो ठीक गांधी के उस वर्धा के सेवाग्राम में अगर पीएम ने ये बात कही है कि ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, ये एक चर्चा की आपका कह सकते हैं कि एक विषय है और ये चर्चा होनी चाहिए। क्या सचमुच में कांग्रेस, वो कांग्रेस अब महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है जिसको गांधी जी ये बात कहते हुए आजादी के बाद ये बात उन्होंने कहा कि अब आजादी का आंदोलन खत्म हुआ, हमें उसके आजादी का लक्ष्य हासिल हुआ, अब ये कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। तो आज जो पीएम ने बात कही है वो सीधे सीधे अर्बन नक्सल की बात हो रही है कि पूरे के पूरे कांग्रेस की सोच और उनकी सोच के साथ साथ उनके एजेंडे क्या अर्बन नक्सली नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे अभी पिछले इलेक्शन में आपने राहुल गांधी का जब खटाखट इकोनॉमी के साथ में आपने देखा था, एक्सरे की खूब चर्चा कर रहे थे जी, और वो कह रहे थे कि हम सर्वे कराएंगे, हम सारे वेल्थ की सर्वे कराएंगे। बाद में वो चाचा सैम पित्रोदा आ गए, उन्होंने कहा कि हम वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो अमेरिका का कानून है उसके हिसाब से देंगे। ये कहाँ की सोच है? विरासत टैक्स, ये विरासत टैक्स, यही अर्बन नक्सल की सोच है। जो अर्बन नक्सल की सोच के पूरे कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी बदल गई है। जो गांधी की कांग्रेस, गांधी के साथ साथ तो कांग्रेस के महान लोगों की परंपरा, गांधी जब इस बात को कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूं और मुझे सनातन पे गर्व है, क्या कांग्रेस के लोग आज इस बात को कह सकते हैं? तो ये अर्बन नक्सल की बात जब पीएम ने कहा था, तो आप ये देखिए कि आज हो क्या रहा है। देश की परंपरा, देश की संस्कृति, देश के आचार व्यवहार, देश का सामाजिक ताना बाना, सबको अगर राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं तो इसे क्यों नहीं माना जाए कि राहुल गांधी एक अर्बन नक्सल का जो वहां उसकी अपनी एक सोच रही है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए देश में एक विद्वेष पैदा कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से ये सवाल आज वर्धा से उठाया है, तो इस पे देश के लोगों को गौर करना चाहिए। बिल्कुल, ये गौर करना चाहिए और मुझे लगता है कि राहुल लाल जी भी जरूर गौर कर रहे होंगे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राहुल लाल जी, महात्मा गांधी की कांग्रेस मार्क्स, लेनिन और यहां तक हम कहें माओ की कांग्रेस क्या बन गई है क्या? क्योंकि इस तरह के सवाल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं। मैं नाम भी ले लेता हूं, प्रमोद कृष्णम जैसे नेता जो कि कांग्रेस से निकल गए, उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कई बार ये सवाल उठाए कि ये तो माओ की कांग्रेस होती जा रही है। आपको भी लगता है क्या कि महात्मा गांधी वाली कांग्रेस अब रही नहीं और इसमें कहीं ना कहीं सोच को लेकर के नक्सल सोच, अर्बन नक्सल सोच का कांग्रेस की सोच पर कब्जा हो गया है क्या? लालचंद जी, देखिए, मुझे भारतीय लोकतंत्र पे और भारतीय राजनीतिक दलों पे भी पूरा विश्वास है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, जो भी तमाम भारत की राष्ट्रीय पार्टी है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अर्बन नक्सल सोच से प्रभावित नहीं है। मैं इतना विश्वास तो भारत के सभी राजनीतिक दलों पर करता हूं, चाहे किसी के विचार से मेरी सहमति हो या नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए कि राष्ट्रीय पार्टी कोई हो और वो अर्बन नक्सल से संबंधित हो, ये देखिए, ये इससे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का आपको वो बयान याद होगा, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, राजस्थान के बांसवाड़ा में भी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही कई बयान दे दिए थे। तो प्रधानमंत्री चुनावी, अभी महाराष्ट्र के चुनाव के आगाज नहीं हुए, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी आगाज में चले गए हैं। प्रधानमंत्री जी वर्धा से बोल रहे हैं कि कांग्रेस आज गांधीवादी मूल्यों से युक्त नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि आज कांग्रेस जितना गांधीवादी मूल्यों से युक्त है, इसमें 21वीं शताब्दी में राहुल गांधी बिल्कुल उन्हीं के गांधी के मूल्यों पर चल रहा है। अच्छा, कैसे कैसे कैसे? हाँ, विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। माफी के साथ विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं। सुनिए, मैं विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। विनोद जी पूछ रहे हैं। सुना मैंने राहुल लाल जी, मैं बहुत अदब के साथ और माफी के साथ आपसे ये जोड़ना चाहता हूँ आपके संदर्भ में कि आप जो सीधे झुठलाने की बात करते हैं, तो पीएम जब कभी बात करते हैं तो किसी संदर्भ के साथ करते हैं। आपके कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात आप करते हैं, वो जेएनयू वाला टुकड़ा टुकड़ा, भारत तेरे टुकड़े होंगे,
पूरे देश के लोगों को याद है। और वो राहुल भी जी, आप ही याद को है जवाब कि देना है। उसके उस नारे को भी याद है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जबकि सुप्रीम और कोर्ट ने वो फांसी दी आज थी। की तारीख में वो टुकड़े टुकड़े गैंग आपके पूरे कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के सारे इलेक्शन कवर में वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। ये एक आपको छोटा सा उदाहरण दिया। और ऐसे कई आप उदाहरण कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अर्बन, ये अर्बन नक्सली नहीं है तो क्या है? बताइए राहुल लाल जी, क्या है ये? एक बना दे, चस्पा लगा दे, कांग्रेस का एक गमछी डाल दें तो अर्बन नक्सली नहीं रह जाता है। बताइए राहुल लाल जी, हैं क्या? बताइए राहुल लाल जी, बताइए। देखिए, बताइए। कन्हैया कुमार के ऊपर जो तमाम आरोप लगे हैं, क्या वो आरोप प्रमाणित हुए हैं? तो क्या दोष मुक्त हो गए कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार दोष मुक्त हो चुके हैं क्या? क्यों कांग्रेस पार्टी ने उनको लेकर के बड़ा नेता बना लिया? लालचंद जी सुन तो लीजिए, देखिए कन्हैया कुमार दोषमुक्त नहीं हुए हैं, ठीक। लेकिन उन आरोप को प्रमाणित भी नहीं किया जा सका है। तो अभी जब मामला अंडर ट्रायल है तो नहीं लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ये तो फिर किसी को लंबे लंबे आरोप नहीं लगा के रखती है, तब तो फिर पूरा विपक्षी खत्म हो जाएगा, विपक्ष का एक नेता बाहर नहीं होगा। चुन चुन के आप आरोप लगाते हैं, फिर ट्रायल स्टार्ट करती है। दिल्ली में हम लोग देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अरविंद केजरीवाल के जमानत के संदर्भ में कि भाई अभी ट्रायल होना, बहुत समय जमानत दे दीजिए। गांधी परिवार के ऊपर चलाए जा रहे, भाई कब वो जांच कब पूरी करेगी ईडी? तो वो देखिए एक अलग सा तकनीकी मामला बन जा रहा है। मैं तो देखिए, मुझे इस लोकतंत्र में विश्वास है, मैं मानता हूं कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कोई दूसरी पार्टी भी अर्बन नक्सल वाली पार्टी जब अभी कन्हैया कुमार दोष मुक्त नहीं हुए हैं तो आपको लगता है कांग्रेस के द्वारा उनको लेना, फिर पहले यहाँ बड़े नेता के तौर पर शामिल करना, फिर दिल्ली से चुनाव लड़वाना, और अभी विनोद जी कह रहे थे कि उनको स्टार कैंपेनर बना दिया है कश्मीर में, तो अब क्या कल को उमर खालिद जमानत पर रिहा होंगे, उनको ले लेगी कांग्रेस क्या? अंडर ट्रायल में ही जेल में है, 4 साल से तक ट्रायल नहीं हुआ है। तो सोचना तो पड़ेगा ना कि ये किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? लाखों कैदी ऐसे हैं जिनको जो सालों से हैं, लाखों कैदी इस देश में 75% से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन है, तो उमर खालिद पर ही इतना जोर क्यों है? पूरे इकोसिस्टम का, पूरे इकोसिस्टम का उमर खालिद में ऐसा क्या सुरखाब के पंख हैं जो उसकी रिहाई तुरंत चाहिए उस मामले की ट्रायल? मैं तो कह रहा हूं कि हर किसी का हमारा, हाँ ये हुई ना बात, सबकी बात कीजिए, फिर सबकी बात कीजिए। और मैं जब विषय पे आ जा रहा हूं, देखिए विनोद जी ने क्या कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कि उसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी। देखिए कांग्रेस ने कोई असंवैधानिक बात नहीं की थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39C वो बात करता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है और समानता की बात करता है। तो ये बात तो भारतीय संविधान भी कह रहा है, महात्मा गांधी समानता की ही बात करता है, वो कहीं से मार्क्सिज्म और माओइज्म की बात नहीं करता। गांधी के कांग्रेस में आप ये जान लीजिए कि मार्क्स, लेनिन और माओ का कोई स्थान नहीं है। जिस समय गांधी थे उस समय भी मार्क्सिज्म आ गया था, लेकिन फिर भी गांधी ने कभी उसके साथ सहमति नहीं दर्ज कराई। मार्क्सिज्म अगर इधर है तो गांधीज्म जो है ना वो बिल्कुल इधर है। दोनों दो तरह की चीजें हैं। लालचंद जी एक वाक्य में केवल कह रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। देखिए गांधी जी का बचपन से हम लोग सूत्र वाक्य पढ़ते थे कि जो आखिरी पंक्ति में, सबसे लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका उत्थान होना चाहिए। ये बात दीनदयाल उपाध्याय भी अपने एकात्म मानवतावाद में करते हैं। ये बात अंत्योदय की बात तो दीनदयाल उपाध्याय भी एकात्म दर्शन में करते हैं राहुल लाल जी। तो राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं और उससे ऊपर कोई बात नहीं। ठीक है, मैं लौटता हूं। अब विजय शर्मा जी, आखिर ये पॉइंट उठती है कि आखिर क्या कांग्रेस इतना डेविएट हो चुकी है कि आप ये तगड़ा हमला उनके ऊपर कर रहे हैं कि अब ये गांधी की कांग्रेस नहीं रही, अब तो ये कोई और कांग्रेस हो गई है, इस पर अर्बन नक्सल सोच बिल्कुल हावी हो गई है। किस आधार पर आप लोग इतना बड़ा आरोप मुख्य विपक्षी पार्टी पर लगा रहे हैं? विजय शर्मा जी देखिए, जिस तरह से हमारे ये कांग्रेस के जो भी है प्रवक्ता हैं, जो भी है, इन्होंने बात रखी, सत्य के आधार पर कोई भी बात नहीं रखी। आप मुझे बताइए 2014 का इलेक्शन था लोकसभा का, मैं राहुल गांधी का भाषण इन्हें याद दिलाता हूं। जो उस टाइम सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। और कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा कौन थे? राहुल गांधी जी ऑफिशियल थे, अध्यक्ष थे। और वो पब्लिक मंच से कहते हैं कि ISI पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं से बात कर रही है और हम उनको मना रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, एक एजेंसी पाकिस्तानी हमारे देश में घुस आई, आप एक्शन ले रहे हो, कानून सम्मत एक्शन लेने के बजाय आप कह रहे हो कि हम उन्हें मना रहे हैं। तो भाई ये कैसी विचारधारा है आपकी? आप अमेरिका में बैठकर मुस्लिम लीग को क्या कहते हो कि वो सेक्युलर पार्टी है। मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहते हैं और बीजेपी को कम्युनल कहते हैं।
और नहीं सुनिए, आरएसएस को कहते हैं, कम्युनल कहते हैं। और सुनिए, इनके राहुल गांधी जी जो महात्मा गांधी जी का मंत्र था उनका कि रघुपति राघव राजा राम पतित पाद शिवराम, उसको ये झुटला देते। जिस दिन भगवान राम का 140 करोड़ लोग खुश थे, भगवान राम का कई शताब्दी बाद मंदिर बन रहा है, इनके लोकसभा सांसद इनके राहुल गांधी जी और सारे काली पट्टी बांधकर संसद में जाते हैं। अरे विचित्र है भाई, शर्म आनी चाहिए। आप सनातन विरोधी, आप देश विरोधी लोगों के साथ मिले हुए। अमेरिका में वो लेडी जो पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके दौरा करती है, कश्मीर के बारे में गलत बात करती है, आप उनके साथ खड़े हो। पी चिदम्बरम क्या कहते हैं? राहुल लाल जी काउंटर कीजिए छोटा सा। राहुल लाल जी पहले काउंटर कीजिए छोटा सा। राहुल लाल जी, इन्होंने आईएसआई को लेकर बातचीत की। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भूल गए कि जब पठानकोट का हमला हुआ था तो भाई आईएसआई को आपने जांच करने के लिए भारत बुला लिया था, जो आतंकवाद की जननी है। तो भाई कांग्रेस के ऊपर अंगुली उठाने से पहले थोड़ा अपना तरफ भी देख लीजिए। अच्छा सुनिए रामलाल जी, मैं आपको सवाल देता हूं, आपको बढ़िया कुछ पॉइंट देता हूं, तब आप शायद बेहतर डिस्कशन कर पाएंगे। आप जो रख रहे थे तर्क, उसके साथ साथ मैं कहता हूं कि अभी जब राहुल गांधी की अभी यात्रा से वो आए हैं, उसके बाद वो खामोश है। अमेरिका के कम से कम 5-6 दिन की उनकी यात्रा थी जी, और वहां अपने संबोधन में कहते हैं कि ये देवी देवता क्या है, ये देवता भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होता, देवता भगवान नहीं होते। आपने रोक दिया मुझे। तो ये देवी देवता भगवान नहीं होता, ये सर्टिफिकेट देने वाले कोई राहुल गांधी का इस देश में आध्यात्मिक गुरु हैं। अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो इस देश में एक सनातन परंपरा और सनातन की आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोगों के उसके आस्था का व्याख्या करने वाले वो कौन होते हैं? दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप जरा वो लिस्ट उठा लीजिए कि राहुल गांधी ने किन लोगों से मिला है। जो बात अभी कह रहे थे, इल्हान उमर से मुलाकात। आप इल्हान उमर को जानते हैं कौन है? कांग्रेस के बिल्कुल एकदम घोषित तौर पर भारत की विरोधी है। आपको पता है भारत के खिलाफ में अमेरिका की वो लॉबी में जितने भी भारत के एंटी इंडिया के कैंपेन है, उसका इल्हान उमर उसका लीडर है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि वहां इंडियन मुस्लिम फ्रंट, क्या बोल रहे थे राहुल जी? आप सुन लीजिए कि उसके प्रोग्राम का आयोजन कौन कराता है? राहुल गांधी का। वो भी एक एंटी इंडिया मुस्लिम संगठन है। वो नाम तो भारत इंडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का देता है, सारे आयोजक पाकिस्तान के हैं, उसमें पाकिस्तान के उसमें करता है, उसके साथ राहुल गांधी होता है। तो आपके साथ जब बैठने वाले लोग, आप जब पन्नू की जो दलील है खालिस्तानी आतंकी पन्नू की बात को करते हुए आप कहते हैं कि भारत में सिखों को कड़ा पगड़ी और गुरुद्वारा जाने की भी अब इजाजत नहीं होगी, तो आप जब इन चीजों को उठाते हैं तब क्या इस देश के लोग इतने मूर्ख हैं? ठीक है, आप उनकी बात को, एक समाज को आप भड़काने की बात करते हैं और तब आपको ना समझे कि आप अर्बन नक्सली सोच से प्रभावित हैं। आप तर्क लेके आते हैं, आप जो तर्क लेके आते हैं तो कम से कम वो रिकॉर्ड भी ढूंढिए। बिल्कुल, इस पर जवाब दीजिए। नेता लोग जिस तरह से बयानबाजी करके आते हैं, आप जब वहां अमेरिका की से पिछली वाली यात्रा में, आ रहा हूं इस पर आपको जवाब दीजिए, विजय जी देंगे आपका जवाब। इस पर जवाब दीजिए। सुनिए कि वो जब आप अमेरिका जब कभी विदेश यात्रा करते हैं तो कहते हैं कि भारत में कोई संविधान का मर्यादा नहीं है, कोर्ट के बाद सवाल उठाते हैं, इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाते हैं। ये अर्बन नक्सली नहीं है तो फिर क्या है भाई? एक बात और जोड़ते हैं, कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि सेम पेज पर है पाकिस्तान और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 और 35A के मामले पर। राहुल लाल जी, आपने तो वो सारा कुछ देखा सुना होगा, जियो टीवी में जो इंटरव्यू देते हुए कहा, दीजिए जवाब। लालचंद जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम तो दिखता ही है। जब प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान में वाहवाही हो तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में मोदी जी की डंका बज रही है। जब योगी जी की पाकिस्तान में वाहवाही होती है तो कहा जाता है डंका बज रहा है। और वही तो मैंने कहा कि जब पठानकोट का पूरा मामला हुआ तो आईएसआई को जांच करने के लिए बुला लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है कि दो देशों में संबंध बनने के लिए पाकिस्तान आईएसआई को जांच करने के लिए नहीं बुलाया था। पाकिस्तान सरकार ने जो जांच करने की मांग की थी कि हम जांच कराना चाहते हैं, उसको भारत सरकार ने मंजूरी दी थी कि आइए जांच कर लीजिए। लालचंद, उसमें आईएसआई के लोग आए थे। अब पाकिस्तान सरकार ने अगर उसमें आईएसआई के लोगों को भेज दिया तो बात अलग है। सरकार ने तो सरकार को, विजय शर्मा जी कुछ काउंटर कर। लालचंद जी, विजय शर्मा जी, राहुल जी आ रहा हूं आपके पास, फिर से आऊंगा। विजय शर्मा जी का काउंटर ले। सुनिए, आपने शायद प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना। संसद में उन्होंने कहा था कि हमने उन्हें एक मौका दिया था, वो फेल रहे और फिर हमने घर में जाके ठोका तो पूरे विश्व ने हमारा साथ दिया।
समझे आप? हमने बालाकोट किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो सारा विश्व हमारे साथ खड़ा था। तो हमने उनको यानी कि मॉरल ग्राउंड स्कोर किया गया, उसमें एक मॉरल ग्राउंड स्कोर हुआ। ठीक है, ठीक है, मैं आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन जरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो बात हम सुनवा रहे थे वो सुनवा लेता है, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे, और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, तारीख मुकर्रर कर दी है केंद्रीय गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 कि उसके बाद नक्सलवाद और नक्सली सोच दिखेगा नहीं। बोलिए राहुल लाल जी। लालचंद जी मेरा अच्छा ठीक है, विजय शर्मा जी से पहले पूरा करवा के फिर राहुल लाल जी। जी अच्छा, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी के साथ ये संयोग है या प्रयोग है? वो केदारनाथ यात्रा पे जाते हैं तो बीजिंग होते हुए जाते हैं। कमाल है, मेरे को गाजियाबाद जाना, मैं लखनऊ होते हुए आ रहा हूँ। दूसरा, डोकलाम का हमारी सेना आमने सामने खड़ी होती है, वो चुपके चुपके चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं, फिर शाम को चाइनीज एम्बेसडर उनकी पोल खोलते हैं। अमेरिका में वो कहते हैं कि बेरोजगारी चाइना में नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एग्रीमेंट वाली बात आप भूल गए क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो एग्रीमेंट साइन 2008 में वो पैक्ट साइन करते हैं। अरे आप मुझे बताइए भैया, आप कैसे किस तरह की बातें कर रहे हो? अब राहुल लाल जी का काउंटर आने दीजिए। राहुल लाल जी बोलिए। देखिए, पूरे प्रकरण में ये तो घी से पीटे तर्क लेके बीजेपी के लोग चल रहे हैं कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अगर प्रमाणित है तो प्रमाण कर दे कि ऐसा कोई संधि समझौता हुआ है क्या? 2009 में जब सत्ता में नहीं थे, फिर आरएसएस के पैक्ट तो हुआ है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से पैक्ट तो हुआ है कांग्रेस पार्टी का। मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रमाण है तो कोई दस्तावेज निकाल के दिखा दे ना, भाई सत्ता में बैठे हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ बड़े अच्छे रिश्ते। ये तो पब्लिक डोमेन में है राहुल लाल जी, वो पैक्ट जो है वो तो पब्लिक डोमेन में है। आप कहिएगा तो हम भी दिखा देंगे आपको। तो हमें जरूर दिखा देंगे, मैं देखने के लिए इच्छुक हूँ लालचंद जी। देखिए, विनोद जी ने कुछ गंभीर मसले उठाए थे कि इल्हान उमर के तमाम जो दूसरे लोग हैं, जो भारत विरोधी लोग हैं, उन लोगों के साथ विदेश में राहुल गांधी दिखे थे। मैंने पहले भी कहा था आपके कार्यक्रम में, बिल्कुल दिखे थे तमाम जो अमेरिका में लॉबिंग करते हैं, भारत विरोध की जो लॉबिंग करते हैं, उन लोगों को इल्हान उमर से मुलाकात बिना जाने समझे, बिना जाने और बिना बुझे ही कर लिया राहुल गांधी ने, और उनको ये नहीं पता इल्हान उमर कौन है, और उनके आयोजकों को नहीं पता इल्हान उमर कौन है। लालचंद जी, मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल पता था। हाँ। और बिल्कुल पता था और मिले हैं, और चेतावनी देने के लिए मिले कि भारत विरोधी गतिविधियां अमेरिका में चलती है, वो गतिविधियां बिल्कुल विनोद जी राहुल लाल जी, अब सुन लिया। अब ये सीधे सीधे हम लोग आज ये गंभीर चर्चा में आप लोगों को हम लोगों ने ये कहा था, और आप कह रहे हैं कि राहुल लाल जी बहुत सारी चीजों को झुठला रहे हैं। सीधे राहुल गांधी के महात्म को लेके बैठ गए। हाँ। हम ये नहीं कह रहा, हमारा ये नहीं था कि आप उसके पक्ष में, राहुल जी के पक्ष में अपने तर्क को लेके आप राहुल गांधी का एक ये बन जाएंगे जी। सीधे सीधे बात ये है कि क्या ये गांधी की कांग्रेस है, जिससे कि हमने शुरुआत की थी जी सवाल। यही हमारा आज का टैगलाइन है कि क्या ये गांधी की कांग्रेस है? गांधी कभी भी, गांधी जी धर्म को और राजनीति को इस तरह से अलग नहीं देख सकते थे। बिल्कुल। वो कहते थे कि अगर राजनीति में धर्म का आचरण नहीं होगा तो ये राजनीति जो है वो निरंकुश हो जाएगी। तो आपने जो सेकुलरिज्म की बात करते करते उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले प्रियम्बल में भी जोड़ दिया धर्मनिरपेक्ष। अरे यार, धर्मनिरपेक्ष का ये देश के जनमानस में हर आस्था और विश्वास जो है वही इस देश की एकता और देश की सबसे बड़ी पूंजी रही है, एक संस्कृति रही है जी। जहां समावेशी समाज की एक अपना एक फिलॉसफी है। यहाँ समाज के हर वर्ग हजारों साल से रहते हैं, कभी कोई उनको सेकुलर और कम्युनल नहीं बताया। हर जगह चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, किसी भी आस्था के लोग हों, रह रहे हैं। आपने उसको एक तरह से उस पर कब्जा किया कॉपीराइट का।
कि आपने प्रियम्बल में जोड़ा काट के कि धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद जोड़ा समाजवाद। एक तरह का लॉलीपॉप दे दिया, जबकि वो सब चीजें संविधान में थी रही है। अब मैं अर्बन नक्सल की बात बताता हूं। एक तो गांधी जी को आपने जब रिजेक्ट किया तो फिर ये कौन सी कांग्रेस है? अगर गांधी जी नहीं है तो कौन सी कांग्रेस है? जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस कहा जाएगा कभी? एक मिनट, अब आप सुनिए, आप श्रम को सुनिए, इस देश में जो आप इस देश में जो लूट की संस्कृति बचाए हुए हैं, यह देश में जो वेल्थ के जो ये करने वाले लोग हैं, जो आप एक तरह से देश में उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले लोग हैं, इस देश में उनके सम्मान को आप तार तार कर रहे हैं। ठीक है, जो वेल्थ क्रिएटर राहुल लाल जी का जवाब आप एक मिनट समझिए तो राहुल लाल जी समझिए, वेल्थ क्रिएटर से ही देश जो है आगे बढ़ता है। बिल्कुल, आप श्रम को, उद्यमशीलता को खत्म करके नक्सली सोच से तो नहीं बढ़ेगा देश। नक्सली सही सोच बात को है, कहते हैं कि खटाखट जिसकी जितनी राहुल लाल जी का जवाब, उसका राहुल लाल जी का उतना जवाब हक। तो बैठे बैठाए आप कह रहे हैं कि दूसरे का लूटो और ठीक है राहुल जी आ रहा हूं। ये सोच जो है वो कांग्रेस की, जो ये कह रहे थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। ठीक है राहुल जी का विनोद जी, राहुल जी का जवाब, विनोद जी, राहुल जी का जवाब, सांसें ले रही है। राहुल जी दीजिए जवाब। मैं तेजी से बुलेट पॉइंट पे जवाब दे रहा हूं। जवाब नंबर 1, इन्होंने कहा कि गलत ढंग से जो है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को जोड़ा गया। 1976 में जोड़ा गया था। मैं बता दूं, केशवानंद भारती 13 सदस्यीय संविधान पीठ, भारत का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा संविधान पीठ, जिन्होंने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था, उसमें पहले ही एक तरह से धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया था। और वो 1973 में ही हो चुका था। उसी कारण से 76 में उसे ढाला दिया। विजय जी का छोटा सा काउंटर, विजय जी काउंटर कीजिए। राहुल लाल जी, वो असंवैधानिक था और मैं तथ्य के आधार पर बताता हूँ। 1974 में जल्दी से क्योंकि वाइंड अप करना है हमें। नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अरे भाई तर्क पे सुनिए, आपने कहा 1976 में, आप मुझे बताइए लोकसभा के। अरे भाई सुन तो लीजिए, 1971 में इलेक्शन हुए थे। आप बताइए 76 में लोकसभा, ठीक है, इतिहास में वो सब चीजें दर्ज है। नहीं लालचंद जी, 1976 में लोकसभा थी नहीं, लोकसभा को अधिकार था ये सबको जोड़ने का। ठीक है, फिलहाल अभी समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी है, लेकिन इतनी बात जरूर है, चर्चा में जो हमने मूल सवाल पूछा कि ये गांधी की कांग्रेस तो नहीं दिखती, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस क्या बदल गई है, ये गंभीर सवाल हैं, इस पर पड़ताल करते रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, विजय शर्मा जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बताएंगे कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किसानों के लिए एक बड़ी पहल की गई है, उसी की करेंगे बात। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद DD न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त। और ब्रेक पर जाने से जैसा कि हमने बताया था कि एक बड़ी पहल मोदी सरकार ने की है किसानों के लिए, उसी पर अब बात करेंगे कि मोदी सरकार का किसानों से सीधा संवाद करने का कार्यक्रम, और इसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब हर मंगलवार को किसानों से सीधा संवाद करेंगे। खेतों से जुड़े मुद्दों पर मंत्री किसानों से सीधा संवाद करने वाले हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर कृषि मंत्रालय ने कई बड़ी पहल का ऐलान किया है, उन्हीं में से ये एक है। उन्होंने राज्यों के कृषि मंत्रियों से मिलकर किसानों के हित में कदम उठाने की बात कही है, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब वो कृषि मंत्री के रूप में खेतों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुनकर हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अन्नदाताओं के नाम पर एक तरफ
कुछ राज्यों में किसान संगठन हड़ताल कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और वो तमाम कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन अब देखिए कि सरकार ने उनको ये एक स्थायी प्लेटफॉर्म दिया है कि सीधा संवाद कीजिए आकर इस प्लेटफॉर्म पर। मोदी सरकार ने कृषि कल्याण के तहत उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर लगातार जोर दिया है। 65 फसलों की 109 किस्मों के बीज दिए गए हैं। एमएसपी पर एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आने पर सरकार जल्द ही सार्वजनिक भी कर देगी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि वो खेतों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए हर मंगलवार को किसानों और कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। किसानों से सीधा संवाद, कई चीजें संवाद से है। मैं खेतों में भी जाने की कोशिश कर रहा हूं कृषि मंत्री के नाते, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी बैठक कर रहे हैं, खेतों में भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर मंगलवार को अब मैं ये तय कर रहा हूं कि सवेरे का समय दोपहर के भोजन के पहले का ये किसानों से, किसान संगठनों से संवाद का ही समय होगा। पहले से सूचना देके और समय तय करके जो भी आएंगे हम बात करेंगे, संवाद करेंगे। ये बड़ी बात है, बड़ी पहल है, इस पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता अनुज यादव से। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, अब सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता अनुज यादव के साथ। अनुज, जिस तरह से कि ये ऐलान किया गया है, एक तरफ अगर आप देखिए पिछले कुछ सालों में खासतौर पर ये ज्यादा प्रचलन दिखाई पड़ता है। कोई दिल्ली बॉर्डर को घेर लेता है, कोई शंभू बॉर्डर पर बैठा रहता है, कुछ किसान संगठन कुछ और मांग को लेकर के अपना कुछ ना कुछ आंदोलन चलाते रहते हैं। उनमें से कुछ राजनीतिक हो जाते हैं, कुछ अराजनीतिक रह जाते हैं, और राजनीतिक रहते हुए राजनीति करते हैं। अब ऐसे में ये जो पहल है, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, जमीन से जुड़े हुए नेता, उनकी ये पहल कितनी अहम है, कितनी अहमियत है इस पहल की? देखिए लालचंद्र, बिल्कुल केंद्र सरकार के एक के बाद एक बड़े फैसले कृषि और किसानों के लिए, और ये सबसे बेहतरीन एक शुरुआत हम कह सकते हैं। और संभवतः ये देश में पहली बार लालचंद्र होगा कि देश के किसान संगठन सीधे देश के कृषि मंत्री से हर मंगलवार को मुलाकात कर सकेंगे, सीधी बैठक कर सकेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो मांगे हैं, सीधे सरकार से बातचीत होगी। और कृषि मंत्री क्योंकि एक अनुभवी नेता है, एक लंबा अनुभव मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का रहा है, और मध्य प्रदेश हम जानते हैं लालचंद्र कृषि के क्षेत्र में बाकी राज्यों से कहीं आगे, कहीं ज्यादा तरक्की करता हुआ नजर आया था पिछले कुछ वर्षों के दौरान। अब देश के कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान किसानों से, देश के किसानों से सीधा संपर्क साधना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, किसानों के नाम पर, कृषि के नाम पर बहुत राजनीति देखने को मिली है। किसान संगठनों ने धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार चाहती है किसानों की सही समस्याएं सरकार तक पहुंचे, उनका समाधान हो, वो मुद्दे सरकार के सामने उठने चाहिए। लिहाजा ये फैसला बड़ा फैसला है। और साथ में एक और बड़ा ऐलान भी है। ये ऐलान ये है कि एमएसपी पर जो समिति है उसकी रिपोर्ट को सरकार जल्द ही सार्वजनिक करेगी। हम जानते हैं कि इन संगठनों ने, तमाम कुछ नेताओं ने, दलों ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सरकार जब कह रही है कि एमएसपी की रिपोर्ट को हम सार्वजनिक करेंगे, ये तमाम ऐसे पहल हैं जो अन्नदाता किसान
उनकी जो अगर कुछ जायज चिंता है, उन सब चिंताओं का समाधान करने के लिए ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में खासतौर पर कृषि मंत्रालय ने, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह कमर कस ली है। अनुज, देखिए लालचंद्र, केंद्र सरकार, मोदी सरकार तो किसानों और कृषि के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 3 नए कृषि कानून लेकर आई थी, लेकिन हम जानते हैं कुछ किसान संगठनों ने जिस तरीके से उसका विरोध किया था, उसका भी सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। एक कमेटी का गठन किया, जो संजय अग्रवाल, जो उस समय के जो कृषि सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। कृषि एक्सपर्ट, वैज्ञानिक, किसान संगठन, सब लोग इसमें शामिल हैं और सरकार की यही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा हो, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और बड़ी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकताओं में मोदी सरकार में कृषि और किसान रहे हैं। हम जानते हैं तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही सबसे बड़ा फैसला लिया गया था 9 करोड़ किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर करने का। बड़ी योजनाएं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को दे रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिशों में कोई कमी ना रह जाए और जिस तरीके से लैब टू लैंड की योजना बनाई गई है, यानी लेबोरेटरी से लेकर किसान की जमीन तक, खेत तक योजनाएं पहुंचे, उसका कार्यान्वयन 100% हो सके, यही लगातार पहल कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सरकार कर रही है और तकनीक से किसान को जोड़कर उनके उत्पादन को बढ़ाकर लागत में कमी लाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता केंद्र सरकार की रही है, जिसमें वो कामयाब होती भी नजर आ रही है और इसके सफलतापूर्वक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें मुझे लगता है कि ये हर मंगलवार को जो मुलाकात होगी, ये बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि जब सीधे अपनी चिंताओं को साझा करेंगे देश के कृषि मंत्री के साथ, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता अनुज यादव थे जो जुड़े थे, और खासतौर पर कृषि मंत्रालय जो बड़ी पहल कर रहा है, हर मंगलवार को कृषि मंत्री खुद किसानों से, उनके संगठनों से सीधा संवाद करने वाले हैं। तो आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल नहीं बल्कि अब अगले हफ्ते इसी वक्त हम आपके लिए लेकर आएंगे इस वक्त। लेकिन इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।